Hello everyone. I am Advocate Sneha Arora and I welcome you all to our YouTube channel. So in today's discussion we are going to talk about partnership. जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं पार्टनरशिप, लाइक इफ आई टॉक अबाउट अ लेमैन, एक ऐसा पर्सन जो कि लॉ फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, तो suppose if I'm not belonging to law, I'm not a lawyer, I am a normal layman. Suppose I am a doctor, I am an engineer. So whenever a doctor, an engineer, or a normal person listens about partnership, hears the word partnership. What is the first impression we form? हमारे माइंड में पार्टनरशिप जैसे ही वर्ड आता है, वी इमेजिन एन अरेंजमेंट, अ सेटअप जहां पे दो तीन चार या कुछ लोग आए, दो से ज्यादा लोग आए, बेसिकली एक सेम पर्पस के लिए, एक सेम आइडिया के लिए उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल वर्क। वो उसे एक बिजनेस करेंगे और देन वो उससे अपना कारोबार चलाएंगे, अपना व्यापार करेंगे एंड देन दे विल गेट इनकम आउट ऑफ इट, राइट? Until and unless it's not for charitable purposes. I'm not talking about NGOs or any charitable purposes. पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ एक आइडिया को लेकर आए, दे वर्कड ऑन इट एंड दे डिराइव इनकम आउट ऑफ इट, राइट? तो हमें पार्टनरशिप को लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जब पार्टनरशिप इतना ही आसान है? व्हाई डू वी नीड अ लॉ फॉर पार्टनरशिप टू रेगुलेट पार्टनरशिप? बिकॉज कई बार पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाते हैं, कई बार पार्टनर्स के थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो उन सब को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास है द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, राइट? So as I started with that, two people or two or more people agree for a same cause to earn the benefits. That is a partnership, right? So जहां पे agreement की बात आ जाएगी, वहां हम कहाँ चले जाएंगे? हमारे लॉ में, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास, ठीक है? तो पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे या जब हम सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, we have to make sure that we are not forgetting our principles of contract. That is section 1 to section 75 of the Indian Contract Act. ठीक है? आप जब भी पार्टनरशिप पढ़ेंगे, आप जब भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, आप जब भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो जब भी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिंकेज मिलेगी ही मिलेगी। ओके, so Indian Contract Act is the fundamental act governing all of these special contracts. Coming to our definition of partnership, before we go with section 4, I want to mention one point here, that partnership is based on a principle which is called principle of agency, right? So this is principle of agency. अब principle of agency क्या होता है? हमने जब पढ़ा था टॉर्ट्स में, हमने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पढ़ा था, हमने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप भी पढ़ा था। और अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेटर चैप्टर्स 75 सेक्शन के बाद के चैप्टर्स पे ध्यान दिया हो, तो उसमें एक एजेंसी पे भी चैप्टर था, राइट? सो एजेंसी बेसिकली क्या है कि मेरे बिहाफ पे वो काम किसी और ने कर दिया। तो जब पार्टनरशिप होती है, तो एक काम कोई दूसरे के बिहाफ पे कर ही रहा होता है। सपोज अगर मेरी पार्टनरशिप है क्लोथ की शॉप की, मेरा काम है कि मैं क्लोथ्स सेल कर रही हूँ, तो वो अगर मैं पार्टनरशिप में कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं शॉप संभाल रही हूँ और मेरा पार्टनर रिटेल होलसेल से सामान ला रहा हो और उसे रिटेल में लाकर रख रहा हो, रिटेल स्टोर में लाके रख रहा हो, या फिर हम अमेजोन के थ्रू डिलीवरी करा रहे हैं, राइट? तो मेरा जो पार्टनर है वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी मैनेज करता हो और मैं जो शॉप पे रिटेल का काम हो रहा है मैं वो मैनेज करती हूँ, राइट? तो बेसिकली हम दोनों सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, हम दोनों सेम क्लोथ शॉप के लिए काम कर रहे हैं, हम दोनों बट अलग अलग काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ही सारे काम करूंगी एंड अगेन मेरा पार्टनर ही सारे काम करेगा, तो पार्टनरशिप का कोई फायदा नहीं है। पार्टनरशिप इज बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क। समटाइम्स ये जो डिवीजन है ये इक्वल नहीं होता, हो सकता है किसी को काम ज्यादा दे दिया जाए, किसी को काम कम दे दिया जाए, किसी को सिर्फ अकाउंट्स का काम दे के छोड़ दिया जाए और किसी को कहा जाए
कि you will handle delivery, marketing, promotion, everything, right? So basically, any task you are doing in a partnership, you are also doing it on behalf of your partners. So partnership always works on the principle of agency. और इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में आगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, जो कि हमारा जहां से हमारा कोर पार्टनरशिप शुरू होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की. ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन, जस्ट अ सेकेंड, या, so partnership is a relation between persons, दो लोगों के बीच का रिलेशन, जो वो जिस पे दो लोग या दो से ज्यादा लोग अग्री कर चुके हैं, अग्रीमेंट हो गया है. अग्रीमेंट का मतलब, अब किसी काम के लिए अग्रीमेंट हुआ होगा तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज काम, डूइंग समथिंग, डूइंग सम बिजनेस इज अ लॉफुल ट्रेड इन इंडिया, राइट? सो दो लोग जो अग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करने पे ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के प्रॉफिट्स पे, और वो बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यहाँ पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ? लॉ ऑफ एजेंसी का, कि हो सकता है कोई एक भी सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो. ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या है कि एक ऐसा रिलेशन जो उन लोगों के बीच में है, पर्सन्स के बीच में है, जिन्होंने अग्री किया है कि वो प्रॉफिट्स शेयर करेंगे बाय अ बिजनेस, जो कि हो सकता है वो इकट्ठे कर रहे हों, सब मिल के कर रहे हों, सब इक्वली बर्डन डिवाइड करके कर रहे हों, या फिर कोई एक ही उनमें से कर रहा हो सबके बिहाफ पे. ये हो गया हमारा पार्टनरशिप. नाउ वी मूव ऑन टू पार्टनर. अब पार्टनर कौन है? यही लोग जो इस अग्रीमेंट में आए हैं. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स. इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है. इंडिविजुअली तो आप इन्हें पार्टनर्स कहोगे. सपोज मैं और मेरा एक फ्रेंड एक्स, ठीक है, या लेट्स से एक्स और देयर इज अ पर्सन वाई, इन दोनों को हम और ये इन दोनों ने मिलके बनाया एक्स वाई फर्म. ठीक है, एक्स वाई इज देयर फर्म नेम. तो जब हम इंडिविजुअली बात करेंगे, एक्स और वाई इस एक्स वाई फर्म के क्या हैं? दे आर पार्टनर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में. अब जब हम इनको इकट्ठे बोलेंगे एक्स वाई, तो वो हो जाता है फर्म. ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने एक आइडेंटिटी में बाइंड कर दिया, तो अब हम इनको बोलेंगे फर्म. और जो एक्स वाई के नाम से ये बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, इस नाम को हम कहेंगे फर्म नेम. ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑफ पार्टनरशिप. इसके ऊपर आपके केसेस भी हैं, आपके क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, सो जो ये हमारा केस है, केडी कामत एंड को वर्सेस Commissioner of Income Tax, which is the first case in your case mat, that is based on this definition only, right? Moving on, अब हम चलते हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6. बट बिफोर, उससे पहले आई वुड लाइक टू टेक यू टू सेक्शन 7 एंड 8. ठीक है, अब पार्टनरशिप हमारे पास दो तरह की होती है. जस्ट अ सेकेंड. Yes. So the partnership, we have two kind of partnerships. One is partnership at will and another is particular partnership. Okay. Just give me one. Yes. So now we were talking about partnership at will and particular partnership. So I will quickly take you to section 7 and 8 of your partnership act, and we are going to discuss पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप हमारे पास दो तरह की होती है. वन इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. नाउ पार्टनरशिप एट विल क्या है? पार्टनरशिप एट विल है कि जो पार्टनरशिप, सेक्शन 7 आप याद रखेंगे, इट इज पार्टनरशिप एट विल.
एंड सेक्शन 8 है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप बिना किसी टाइम पीरियड के डिसीजन के हो, राइट? कि मतलब उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है कि ये जो पार्टनरशिप है ये कितने वक्त के लिए रहेगी, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। इस सेक्शन का रिलेवेंस तब आएगा जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? इट इज द फोर्थ टॉपिक कि एक फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है, इधर थर्ड और फोर्थ टॉपिक कैसे एक फर्म पार्टनरशिप फर्म खत्म होगी, तो उस जगह पर हम सेक्शन 7 का रिलेवेंस देखेंगे। सो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक एट विल, एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज, नाम अपने आप में काफी है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी काम के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सपोज मैंने और मिस्टर एक्स ने ये पार्टनरशिप की कि जब तक 2020 का आईपीएल आएगा, 2022 का आईपीएल चलेगा, तब तक हम स्टेडियम के बाहर एक स्क्रीनिंग करेंगे उस आईपीएल की, ठीक है, या हम कई शॉप्स पे स्क्रीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे वी हैव अ पर्टिकुलर पर्पस, आईपीएल 2022, मतलब आईपीएल 2022 2023 में तो आएगा नहीं, 2021 में भी नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव मेंशन 2022, एंड आईपीएल साल में एक ही बार आता है। तो आईपीएल 2022 के दौरान हम, मैं और मेरे पार्टनर मिस्टर एक्स, हम जगह जगह पर आईपीएल की स्क्रीनिंग लगाएंगे। तो अब जब जैसे ही आईपीएल खत्म होगा, हमारी ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, एडवेंचर इज नॉट समथिंग झूले वाला एडवेंचर या राइड्स वाला एडवेंचर, एनी टास्क एनी अंडरटेकिंग इज ऑल्सो एडवेंचर, ओके? तो किसी काम के लिए या फिर किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मैंने और मिस्टर एक्स ने 3 साल की पार्टनरशिप की, तो दैट इज ऑल्सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट? नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप एट विल। अब पार्टनरशिप एट विल क्या है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब पार्टनरशिप बिना किसी का अंडरटेकिंग के, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी टाइम लिमिट के की जाए, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। सपोज कि मैंने एक अग्रीमेंट किया मिस्टर एक्स से, और मैंने उस अग्रीमेंट में आई मेंशन दैट me and Mr. X, we are going to sell books for law, बट कब और कितने टाइम के लिए उसके बारे में हमने बात ही नहीं की, राइट? तो अब इस पार्टनरशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो आपको दो टाइप्स जो पार्टनरशिप एट विल के हैं और जो पार्टनरशिप के हैं, आई होप वो आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। Section 5 or Section 6 is one of the essential sections while we deal with partnership. क्योंकि हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, दो लोगों ने अग्री किया कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करके। तो क्या अब इसमें जो एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस चल रहा है, तीन भाई, तीन भाइयों की मिठाई की दुकान, ठीक है, तो क्या वो पार्टनरशिप है? क्या वो पार्टनरशिप है या नहीं है, ठीक है? तो इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 5। क्या मिलता है? द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। तो हमेशा पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ही होगी, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, ओके? एंड नाउ नॉट फ्रॉम स्टेटस, यानी कि जो हिंदू तीन भाई हैं, उनकी अगर कोई पैतृक बिजनेस चल रहा है, कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो इट डज नॉट मीन दैट दे आर गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, ओके? सो यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया गया है, एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners in such business, okay? तो यहाँ पे हमें जो explicitly पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि कौन सी बिजनेसेस पार्टनरशिप नहीं है, एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस और एक बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? इनका जो बिजनेस है, जो ये बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट बिकॉज दिस अराइजेस फ्रॉम स्टेटस एंड नॉट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर यही तीन भाई
कॉन्ट्रैक्ट कर ले पार्टनरशिप का, वो अलग चीज है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल वैलिडिटी ऑफ दैट पार्टनरशिप. तो सेक्शन 5 सेज कि पार्टनरशिप always arises from a contract, and contracts can be verbal, can be oral, can be written, but it is always advisable कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन हो. क्यों रिटन हो? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है. तो रजिस्ट्रेशन हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट का होता है, ओरल का तो होता नहीं है, राइट. सेक्शन 6, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि क्या पार्टनरशिप है या नहीं है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, सबसे पहला टेस्ट है सेक्शन 4 का टेस्ट. ठीक है, तो इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन और इज नॉट अ फर्म, क्या एक ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, उसके लिए हम देखेंगे उनके बीच का रियल रिलेशन. ठीक है, और रियल रिलेशन के लिए हम क्या चेक करेंगे, पहली चीज की क्या उनमें प्रॉफिट शेयरिंग है, राइट. क्या प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं. एंड एक्सप्लेनेशन 2, the receipt by a person of a share of the profits of a business or of payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not itself make him a partner with the person carrying on the business, right. देखो, बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है डिटर्मिनेशन का, वो यही है that the partnership only exists when there is sharing of profits, and of course there is a common interest in that particular business. So now, just a second. Yes, there was some internet connectivity problem at my end. Yeah. So we were at section 6 and we were talking about sharing of profits. So जब भी sharing of profits हमें दिख रहा है कि एक business से हो रहा है, it means कि the parties are partner. बट सपोज कि 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से तीनों ने एक अग्रीमेंट किया हुआ है पार्टनरशिप का कि अगर एक भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो शेयर है, वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा, रादर देन कि उसका नाम उस पार्टनरशिप से हटा दिया जाए, राइट. तो अब इस केस में जो हिस्सा उसकी फैमिली को जा रहा है, इज इट मेकिंग देम पार्टनर्स? द आंसर इज नो, बिकॉज उसकी लीगल हेयर्स में और पार्टनर्स में कोई भी रियल रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है. मेयर कि उनको पैसा मिल रहा है, उन्हें पार्टनरशिप का प्रॉफिट मिल रहा है, इट डज नॉट एंटाइटल देम एज अ पार्टनर. तो यही इस सेक्शन में लिखा हुआ है. ठीक है, जब भी आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे आप उसे सेक्शन 6 के साथ पढ़ेंगे, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर one of the most important topics, not as such very important, but something you should be knowing about. All right, so this topic is difference between partnership, limited liability partnership, and कंपनी. तो आप लोगों के सिलेबस में कंपनीज एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, बट वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू टॉक अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 से गवर्न होती है, एलएलपी अपने एलएलपी एक्ट 2008 से गवर्न होती है, एंड कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है. नाउ जो पार्टनरशिप है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब बेसिकली पार्टनरशिप फर्म का कोई अपना लीगल स्टेटस नहीं है, इट इज रन बाय द पार्टनर्स. 4 लोग मिलके उसे चला रहे हैं, अगर चारों वो खत्म कर दे तो पार्टनरशिप फर्म रहेगी ही नहीं. इसीलिए इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है. सपोज मैं और मिस्टर एक्स पार्टनर्स हैं, हमने मिस्टर वाई से लोन लिया, अब उस लोन को चुकाने में हमारी पार्टनरशिप फर्म के सारे असेट्स बिक गए, हमारे पास पैसा नहीं बचा, बट स्टिल हमारे पास पैसा बचा है जो हमें उन्हें चुकाना है, राइट. तो अब उस केस में मैं और मिस्टर एक्स अपने पर्सनल असेट से वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे, बिकॉज वी आर इन पार्टनरशिप, राइट. तो यहाँ पे जो लायबिलिटी हो जाती है ये जॉइंट और सेवरल हो जाती है. ठीक है, देन एलएलपी में जो लायबिलिटी है, एलएलपी इज बेनिफिशियल बिकॉज लायबिलिटी फिक्स्ड है. एलएलपी की फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप.
आपकी लायबिलिटी बस उतनी है जितनी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई द लायबिलिटी इज फिक्स्ड। कंपनी में भी लायबिलिटी फिक्स होती है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज कंपनी जो है इट इज रन इन इट्स ओन नेम। कंपनी का फर्स्ट टॉपिक ही यही है दैट कंपनी इज in itself a legal entity, a perpetual seal, right? पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट हाउएवर पार्टनरशिप एक्ट एडवाइजेस कि होना चाहिए। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपनीज में भी मैंडेटरी है। पार्टनरशिप में कोई बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, एलएलपी में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी मीटिंग होना भी कंपल्सरी होता है। एलएलपी एक मिडवे है पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का, ठीक है। एलएलपी में बेनिफिट ऑफ कंपनीज एक्ट भी है, और फ्लक्चुएशंस और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट भी है। सो एलएलपी इज अ मिडवे, राइट। दिस इज नॉट एज सच वेरी इंपॉर्टेंट, बट कभी कभी 5 मार्कर्स में ये टॉपिक आ जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू our first case in this unit, which is KD Kamath and Co versus CIT. इस केस में क्या होता है, केडी कामत और 6 लोग, केडी कामत शिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म 1958 में ये लोग खोलते हैं और इसको रजिस्टर कराते हैं 1959, अगस्त 1959। तो जब इनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है 59 ईयर 1959 ईयर 1960 की असेसमेंट के लिए, तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो ये बोलता है कि केडी कामत जो है वो सोल प्रोप्राइटर है, मतलब उन्होंने एक ऑनवलप पार्टनरशिप क्रिएट कर रखी है, ऑन पेपर पार्टनरशिप क्रिएट कर रखी है, जबकि केडी कामत अपने आप ही सारे काम करते हैं और वो सिर्फ पागल बना रहे हैं ताकि उनकी टैक्स की बचत हो। बिकॉज पार्टनरशिप में अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग लोग अपना पर्सनल टैक्स भरते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि केडी कामत एंड को पार्टनरशिप फर्म की तरह नहीं देखा जाता और एक सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह देखा जाता है और उन पे टैक्स लगा दिया जाता है। इस चीज के अगेंस्ट केडी कामत जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं और अब एपिलेट अथॉरिटी में अप्लाई करते हैं। एपिलेट अथॉरिटी भी सेम चीज बोलती है। अब इसके लिए केडी कामत जो है वो हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में जब ये मैटर गया तो हाई कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि नहीं, केडी कामत जो है वो सारा काम तो खुद कर रहा है, बाकी सारे 5 पार्टनर्स जो हैं वो उनकी कमांड पे काम कर रहे हैं। तो वी कैन से कि केडी कामत जो है इट इज नॉट अ पार्टनरशिप बट इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो केडी कामत को हम पार्टनरशिप की टैक्स लायबिलिटीज नहीं देंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप की देंगे। अब केडी कामत सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करती है और ये कहती है कि केडी कामत और पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है। एंड सेक्शन 4 कहता है कि एनी पर्सन वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम एंड all of them are working, it does not matter if the profit is shared by all the partners, ठीक है। तो कोई एक काम कर रहा हो या कोई 6 काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉफिट तो 6 के 6 में बट रहा है ना। इस केस में केडी कामत जो थे वो बाकी 5 पार्टनर्स से काम कराते थे, दे अदर 5 पार्टनर्स वर्कड एज एजेंट्स टू केडी केडी कामत। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कही थी कि कोई पार्टनर अगर किसी और पार्टनर की एजेंसी की कैपेसिटी में काम कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि वहां पर पार्टनरशिप नहीं है। तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड देखनी पड़ेगी और सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि पार्टीज जो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स हैं, पर्संस, वो अपना रोल खुद डिसाइड कर सके। तो जब 6 के 6 लोगों ने उस डीड को साइन किया है एज अ पार्टनरशिप डीड, so there is no one who can say that KD Kamath was the sole proprietor and there existed no partnership. So in this case, KD Kamath and Co was taken to be a partnership firm by the decision of Apex Court, right? So when we are discussing cases, I would always advise that you should keep your notebook with you and you should keep something with you so that you can make the points and memorize them when required. Okay. Next case is Cox versus Hickman. कॉक्स वर्सेस हिकमैन में क्या होता है, मिस्टर स्मिथ और उनका सन एक बिजनेस कर रहे होते हैं एमएस स्मिथ एंड सन्स के नाम से, राइट।
अब इसमें क्या होता है, इनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो जाती हैं और ये लोन में डूब जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों से लोन ले रखा होता है और अब ये क्या करते हैं, वो लोन नहीं चुका पाते तो ये अपना जो बिजनेस है ये अपने 5 क्रेडिटर्स के नाम कर देते हैं, जिनमें 2 क्रेडिटर्स होते हैं, कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट। ऑलराइट, व्हीटक्रॉफ्ट, और देयर इज अ नेम व्हीटक्रॉफ्ट, just get this name confirmed. As far I remember, it's Wheatcroft only. All right. So अब क्या होता है यहाँ पर, जो कॉक्स हैं वो क्या होते हैं, वो डोरमेंट पार्टनर हो जाते हैं, मतलब वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, वो कोई डिसीजन नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। एंड जो व्हीट क्राफ्ट है वो इस अग्रीमेंट के, मतलब जो स्मिथ एंड सन्स ने नाम किया है प्रॉपर्टी अपना बिजनेस, इन 5 क्रेडिटर्स के, जो व्हीट क्राफ्ट है वो इस चीज से बैक विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ही स्किप्स द दैट एग्रीमेंट, ही क्विट्स द एग्रीमेंट एंड ही बैक्स ऑफ। अब क्या होता है कि मिस्टर स्मिथ के एक और क्रेडिटर होते हैं, हिकमैन। ठीक है, इन ये 5 क्रेडिटर्स जिनको मिस्टर स्मिथ अपना ट्रस्टी बनाते हैं कि आप मेरा बिजनेस चला लो और आप मेरे आपको इसमें से जो भी प्रॉफिट हो वो आप रख लेना, क्योंकि जो मिस्टर स्मिथ है वो उधारी नहीं चुका पा रहे होते। अब एक और एडिटर आते हैं जो होते हैं हिकमैन। हिकमैन क्या करते हैं, हिकमैन इन पांचों पर केस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो 5 में से 3 क्रेडिटर्स थे, उन्होंने हिकमैन के साथ बिजनेस किया था, उन्होंने हिकमैन से सामान लिया था एंड हिकमैन ने उन्हें बिल दिया था, जो कि वो 3 क्रेडिटर्स चुका नहीं पाते। तो अब हिकमैन उन पांचों पे केस करते हैं, जिसमें कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट भी इंक्लूडेड होते हैं। तो कॉक्स जो है, जो इसमें कॉक्स है, वो जाते हैं कोर्ट में प्ली लेकर, वो कहते हैं कि हमारे सिर्फ नाम बिजनेस हुआ है ताकि हम अपना पैसा ले सकें, तो मैं इस डीड का पार्ट नहीं हूं। जो 3 क्रेडिटर्स ने हिकमैन से डील की है, आई वॉज अ डोरमेंट पर्सन, आई वॉज नॉट इवन इन्वॉल्व, तो मैं उसका पेमेंट क्यों करूं, मैं उसको रीपे क्यों करूं। अब इस केस में जो जजमेंट आता है, अब जजमेंट ये कहता है कि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं थी, देयर वाज नो पार्टनरशिप। स्मिथ, जो स्मिथ एंड को था, वो उधारी में चला गया था। इट वाज एन अरेंजमेंट कि वो अपने क्रेडिटर्स का पैसा चुका सके, तो यहाँ पे कोई रियल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर एग्जिस्टिंग नहीं था। और ऊपर से जो 3 क्रेडिटर्स ने हिकमैन के साथ डील की और वो पे बैक नहीं कर पाए, उसमें कॉक्स का कोई लेना देना नहीं है, व्हीटक्राफ्ट का कोई लेना देना नहीं है, because they were not the part of that deal. They were just there to get their money back, and that's what they did. So इस केस में कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट को लायबल नहीं किया गया था। So Lord Cranworth held that participation and profit is not the decisive test of a partnership. अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट ऑब्टेन हो रहा है एक अरेंजमेंट से, ये उसका कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है कि वो पार्टनरशिप ही हो। जबकि जब हमने सेक्शन 6 पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, तब हम ये मान सकते हैं कि पार्टनरशिप है। बट उसी सेक्शन में एक रियल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन भी होनी चाहिए थी। सो इस केस में बेसिकली जो कहा गया वो ये कहा गया कि द ट्रू टेस्ट इज वेदर देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स और नॉट। तो यहाँ पे कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी। कॉक्स जो था वो किसी के बिहाफ पर, या कोई और क्रेडिटर कॉक्स के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा था। That is why Cox was not liable as a partner, but rather he was just a creditor who was obtaining his dues from Smith and Co. All right. एक सिमिलर केस इसी तरह का मॉल्वो मार्च एंड को वर्सेस द कोर्ट ऑफ वार्ड्स है। इस केस में क्या होता है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। डब्ल्यू एंड वॉटसन कंपनी नाम की एक कंपनी होती है जो कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में डूब जाती है, और राजा जो है, इसमें राजा से उन्होंने कुछ पैसे उधार पे लिए होते हैं, कुछ फंड्स लिए होते हैं जिसको वो चुका नहीं पाती। सो दिस डब्ल्यू एंड वॉटसन कंपनी व्हाट इट डज, ये अपनी कंपनी के कुछ राइट्स और अपनी कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स राजा के फेवर में ट्रांसफर कर देती है। अब यही वॉटसन कंपनी यहाँ पे डब्ल्यू एंड वॉटसन जो है
उसने राजा से कर्ज ले रखा है, तो राजा बिकेम द क्रेडिटर एंड डब्ल्यू एन वॉटसन इज द डेटर। तो ये अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स, कुछ शेयर होल्डिंग, कुछ राइट्स, कुछ प्रॉफिट्स राजा के नाम कर देती है। अब क्या होता है, यही डब्ल्यू एन वॉटसन कंपनी एक थर्ड पार्टी मोल्वो मार्च कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगेन ये डब्ल्यू एन वॉटसन कंपनी जो है वो मोल्वो मार्च के कर्जे में भी डूब जाती है। अब मोल्वो मार्च अपना पैसा, अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए, पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करने के लिए वो स्यू करता है डब्ल्यू एंड वॉटसन कंपनी को, और साथ ही साथ राजा को भी। तो द क्वेश्चन इन दिस केस हैज टू बी डिटरमाइंड कि क्या राजा पार्टनर थे या नहीं थे। तो अगेन हम फॉलो करेंगे कॉक्स वर्सेस हिकमैन वाला प्रिंसिपल। राजा और डब्ल्यू एंड वॉटसन एक म्यूचुअल एजेंसी में नहीं थे, ये सिर्फ एक कर्ज चुकाने का अरेंजमेंट था। जब राजा अपना ड्यू क्लियर कर लेता तो राजा वुड हैव लेफ्ट द कंपनी एंड ही वुड हैव टेकन हिज मनी अलोंग विद हिमसेल्फ। तो राजा का और जो एन वॉटसन कंपनी का रिलेशन है, दैट इज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। इसीलिए जो मोल्वो मार्च कंपनी है वो राजा को स्यू नहीं कर सकती, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो रियल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन राजा एंड डब्ल्यू एन वॉटसन। So these were the three cases of this first unit. I hope there is no confusion left. If there is any confusion, you can please let us know. Till then, good luck, all the best, and wait for our next video. Thank you.